Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper's Top. So today in this video we will discuss about current affairs with MCQ part 15. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं वो हमारे पॉलिटी के आर्टिकल 164 से एसोसिएटेड है, जिसमें आर्टिकल 164 का जो सब पार्ट है 4 उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब हमने देखा था कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे और फाइनली जो उद्धव ठाकरे थे वो वहाँ के सीएम बन गए थे। बट अब कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट होते जा रहे हैं जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि वो अपनी सीट लूज कर देंगे अगर वो 24 मई तक लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इलेक्ट नहीं होते हैं तो स्टेट के। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि 28 नवंबर 2019 को उन्होंने अपने ऑफिस की ओथ ले ली थी, जिसमें कि ये कहा गया था कि वो ओथ तो ले सकते हैं बट वो उस टाइम में ना तो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर थे और ना ही काउंसिल के मेंबर थे। तो इसमें क्या चीज़ें निकल के आती है वो हमें जाननी ज़रूरी है। तो देखिए अगर क्या होता है कि अगर वो 24 मई तक स्टेट लेजिस्लेचर या फिर जो स्टेट काउंसिल है उसमें मतलब दोनों हाउसेस में से किसी एक के अंदर भी इलेक्ट नहीं हो पाते हैं तो आर्टिकल 164 जो फोर्थ है स्टेट लेजिस्लेचर जो डील करता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी सीट जो है वो लूज कर देंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का अगर हम अभी रिपोर्ट देखें तो उन्होंने राज्यसभा के जो पोस्ट है उनको ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिया है। तो वो इलेक्ट होंगे कैसे जब वो पहले ही पोस्टपोन हो चुके हैं इलेक्शंस। तो कोविड-19 के पेंडेमिक के चलते ये हो गए। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, आर्टिकल 164 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये कहता है कि कोई भी जो नॉन लेजिस्लेटर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की पोस्ट को ऑक्यूपाई कर सकता है बट उसके बाद 6 मंथ्स के अंडर उसको लेजिस्लेचर या फिर जो काउंसिल होता है उसका मेंबर बनना होता है। तो इसके अलावा अब आर्टिकल 164 तो हो नहीं सकता जो 6 मंथ्स का टाइम दिया गया था क्योंकि इलेक्शंस जो हैं वो पोस्टपोन हो गए हैं। तो यहाँ पे और कौन सा ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है तो इसमें आता है आर्टिकल 171। तो आर्टिकल 164 और आर्टिकल 171 ये दोनों ही आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस जो मैं बात बोलती हूँ ना उनको ध्यान से सुना करो, मैं इंपॉर्टेंट बातें ही आपको बताती हूँ क्योंकि क्या होता है कि हमें लगता है कि हम स्टैटिक पोर्शन पढ़ रहे हैं, स्टैटिक में से ये पॉइंट कहाँ से आ गया, बट बेसिकली जो स्टैटिक का कंटेंट करंट में होता है ना तो यूपीएससी उसी से क्वेश्चन पूछता है। इस वजह से मैं पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री जो भी करंट में होता है उनको बेसिकली ज़रूर डालती हूँ। तो ये पॉइंट्स आप कभी भी मिस मत कीजिए। तो आर्टिकल 171 जो है उसमें क्या होता है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का वो किसी एमिनेंट पर्सन को नॉमिनेट करता है। जैसे कि हमें पता है राज्यसभा के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वैसे ही गवर्नर स्टेट्स के अंदर करता है। और ये जो एमिनेंट पर्सन है जिनको नॉमिनेट किया जाता है वो लिटरेचर से हो सकते हैं, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विसेज से हो सकता है। तो अगर हम लिटरेचर, साइंस, आर्ट या फिर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है उनको डिस्कस करते हैं तो जो उद्धव ठाकरे वो किसी भी इस कैटेगरी में डायरेक्टली फिट नहीं होते हैं। सिर्फ एक उनके पास ऑप्शन बचता है सोशल सर्विसेज का। तो गवर्नमेंट उस टाइम जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है और उनका जो डिसीजन होगा वो कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। तो सिर्फ ये एक ऑल्टरनेटिव है। तो आर्टिकल 171 और आर्टिकल 164 आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया पॉलिटी का करंट अफेयर। अब आता है हमारा हिस्ट्री का करंट अफेयर। तो यहाँ पे कोंगजोम डे जो है उसके बारे में बताया गया है। ये बेसिकली मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है 23 अप्रैल को। और ये क्या होता है कि देखिए एंग्लो मणिपुरी वॉर जो सबसे पहले 1891 के अंदर हुई थी उसके जो वॉर हीरोज है उनको ट्रिब्यूट करने के लिए इसको दिया जाता है। तो अब आपको एक चीज़ क्या याद रखनी है, जो फ्रीडम स्ट्रगल मैंने डिस्कस किया है उसमें जो भी चैप्टर्स है एक तो आप वहाँ जाके इसको देख लीजिए पूरे टॉपिक को। और दूसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि यूपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है कि एक आपको दे दिया जाएगा कि क्या इंसिडेंट हुआ है और आगे उसके ईयर दे दिए जाएंगे। तो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया जाता है। तो इस चीज़ में आप देखें कि अगर आपको 2 ऑप्शंस के भी ईयर अच्छे तरीके से याद है तो आप बेसिकली यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करके अपने ऑप्शन को सही कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर में आ चुका है। तो जो एंग्लो मणिपुरी वॉर थी वो कब हुई थी, 1891 के अंदर हुई थी, जिसमें कि जो मणिपुरी लीडर्स थे उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था मणिपुर की फ्रीडम्स के लिए लड़ते लड़ते। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट क्लासिकल स्वाइन फीवर। ये न्यूज़ के अंदर था, साइंस एंड रिलेटेड है तो इस वजह से मैंने थोड़े से पॉइंट्स इसमें डाल दिए। देखिए जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि क्लासिकल स्वाइन फ्लू जो है उसको होक कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये कंटेजियस है। कंटेजियस क्या होता है, देखिए डिजीज जो होते हैं वो 2
तरीके की होती है। एक होती है कंटेजियस, मतलब कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सके, और दूसरी होती है नॉन कंटेजियस, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं जाती है। तो जो होक कोलरा है वो कंटेजियस वायरल डिजीज़ की कैटेगरी के अंदर आता है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होक कोलरा के तरीके से ही, तो ये आप भूलेंगे नहीं। और यहाँ पे ये जो वायरल डिजीज़ है ये ऐसा नहीं है, स्वाइन क्या है, यहाँ पे पिग्स हैं, तो यहाँ पे ये जो डोमेस्टिक पिग्स है और जो वाइल्ड पिग्स है उन दोनों के अंदर सेम रेट से फैलता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वायरसेस है वो क्या करता है कि पिग्स के अंदर ये वायरल डायरिया करता है, मतलब कि लूज मोशंस जो हैं वो पिग्स के अंदर होने लग जाते हैं, या फिर जो शिप है उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स कोज कर देता है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कभी भी ह्यूमन को हार्म नहीं करता है, पर फिर भी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए क्या कंसर्न है कि जो क्लासिकल स्वाइन फ्लू है वो 400 करोड़ रुपीस का नुकसान करता है हर साल इंडिया में, जिससे कि पिग्स की डेथ होती है, क्योंकि कई जगह जो है वो पिग्स को कंज्यूम भी किया जाता है, वो खाते भी हैं उन पिग्स को। तो 2019 में इसकी वजह से जो पिग्स की पॉपुलेशन थी उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज भी आया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नैनो मिशन प्रोग्राम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आगे देखते हैं इसको क्या है ये। तो देखिए नैनो मिशन प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर किया जाता है उसको अप्रूव कर दिया गया है कि वो एक एंटीवायरल नैनो कोटिंग डेवलप करे, IIT दिल्ली के अंदर जो डेवलप करने की बात कही गई है। यहाँ पे देखिए जो नैनो कोटिंग्स है वो एक एप्रोप्रिएट मटेरियल होगा जो कि एक ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क के ऊपर लगाया जाएगा। तो देखिए जिस तरीके से ये मास्क है, ठीक है, सिंपल मास्क है, अब इसके ऊपर जब नैनो ये जो कोटिंग लगा दी जाएगी तो इससे क्या होगा कि इस मास्क की प्रोटेक्शन लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क के ऊपर और जो N95 रेस्पिरेटर है उनके ऊपर इसकी कवरिंग लगाई जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एक तो ये याद रखना है कि मास्क के ऊपर लगाई जा रही है, मतलब एप्लीकेशन का हो रहा है। दूसरी चीज़ आपको याद करनी है कि ये जो मतलब नैनो पार्टिकल्स है ये किसके बनेंगे। तो यहाँ पे N9 ब्लू नैनो सिल्वर ये एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, इसको नैनो मटेरियल की तरह यहाँ पे यूज किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम्स के लिए। उसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो N9 नैनो सिल्वर है इसको फर्दर मॉडिफाई किया जाएगा नैनो कॉम्प्लेक्सेस के अंदर विद यूजिंग जिंक कंपाउंड। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो ये वाले पॉइंट जो मैं आपको स्पेसिफिकली अंडरलाइन करती हूँ ये तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कोटिंग्स की जाती है फेस मास्क के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ये पहले वाला कंटेंट ही है। तो अब आपको देखना है कि नैनो मिशन क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नैनो मिशन 2007 के अंदर लॉन्च किया था। ये एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये पॉइंट्स याद रखें। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि रिसर्च प्रमोशन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, या फिर जो नैनो एप्लीकेशन है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वो किस तरीके से हो सकती है और उससे रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकती है। और जब ऐसी कोई जो चीज़ है वो बन जाती है तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से उस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद देखिए एक पॉइंट जो आपको अपने प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से याद रखना है वो ये वाला है कि अगर हम देखते हैं कि रैंकिंग इंडिया की किस पार्ट में आती है तो इंडिया जो है वो टॉप 5 नेशंस में आता है वर्ल्ड में जो कि साइंटिफिक पब्लिकेशंस करते हैं नैनो साइंसेज के अंदर। और मैं अगर आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताऊँ तो 3rd पोजीशन इंडिया को यहाँ पे मिलती है। 1st पोजीशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किसको मिलती है इन द सेंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक पब्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो नैनो मिशन है वो बेसिकली नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रोड मैप फॉर नैनो टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट जूनोसिस। जूनोसिस क्या होता है कि देखिए जू वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, एनिमल्स के लिए। हम जब जू में घूमने जाते हैं तो हमें क्या दिखते हैं, एनिमल्स दिखते हैं। अपनी साइंस वाली वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ पे एनिमल्स से अगर ह्यूमंस में कोई डिजीज़ ट्रांसमिशन होता है उसको हम जूनोसिस कहते हैं। ये पहली बार नहीं देखा गया है। अब आपको एक तो ये चीज़ याद रखनी है कि जूनोसिस होता क्या है। दूसरा अब आपको डिजीज़ याद रखनी है कि कौन सी डिजीज़ जूनोसिस कैटेगरी के अंडर आती है और कौन सी नहीं आती है। तो यहाँ पे अगर हम ट्यूबरक्लोसिस देखते हैं, रेबीज़ है, टैक्सोप्लाज्मोसिस है, मलेरिया है, ये सभी जूनोसिस डिजीज़ है। और अगर हम UN इन्वायरमेंट प्रोग्राम की एक स्टडी को देखें तो उसमें ये कहा गया था कि जो 60% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन होता है वो एनिमल्स से ओरिजिनेट होता है, ना कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। यहाँ पे जो 75% ऑफ एमर्जिंग डिजीज़ है, मतलब कि ये जो है कैटेगरी है डिजीज़ की जो जूनोसिस के अंडर आती है, तो इसमें है इबोला, HIV, एवियन फ्लू, जीका, सार्स, ये सारे एनिमल्स से ओरिजिनेट हुए हैं। तो यहाँ पे बेसिकली किस वजह से ये होता है, तो इन्वायरमेंटल चेंजेस है या फिर जो इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं उसकी वजह से ये बनती है। तो चलिए टेस्ट योर नॉलेज करते हैं।
तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पोलिनेशन इज़ बेस्ट डिफाइन एज, सॉरी आज मैं नाम देखना भूल गई कि किसने फर्स्ट टाइम इसको अटैम्प्ट किया था, बट जिसने भी अटैम्प्ट किया था, जितनों ने भी अटैम्प्ट किया था, सो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको कि आई विश कि आप सब अपना एम अचीव करें। और उसके बाद मैं एक बार इसका आंसर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसका मैं एक बार आपको एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ। तो देखिए ये जो है एक फ्लावर का पार्ट हो गया, जिसमें कि ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है। तो ये जो मेल पार्ट है इसमें ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा से जब पोलन ग्रेन जो है, मतलब कि जो आप एक मेल ऑर्गेनली कह सकते हैं या फिर एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है, जब ये स्टिग्मा मतलब फीमेल की यहाँ पे जाके लैंड होता है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम पोलिनेशन कहते हैं, जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेटमेंट है N9 ब्लू नैनो सिल्वर इज अ हाईली पोटेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। और सेकंड स्टेटमेंट है इंडिया इज द थर्ड पोजीशन इन टर्म ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताने की करेक्ट कौन सी है। A is 1 only, B is 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए ये दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और आप वीडियो को लाइक भी करें। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो जूनोसिस है उससे रिलेटेड डिजीज़ दे रखी है और आपको बताने की कौन सी डिजीज़ जो है वो जूनोसिस कैटेगरी के अंडर आती है या नहीं आती है। तो फर्स्ट इज HIV, सेकंड इज मलेरिया, थर्ड इज एवियन फ्लू एंड फोर्थ इज टाइफॉइड। तो आपको बताना है कि कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है, मतलब जूनोसिस के अंडर आ रही है। तो ए ऑप्शन इज 1 and 2, सी बी इज 1 and 4, सी इज 2, 3 and 4 एंड डी इज 1 to 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो देखिए डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। टाइफॉइड जो है वो जूनोसिस डिजीज़ के अंडर नहीं आता है। HIV, मलेरिया और जो एवियन फ्लू है वो जूनोसिस डिजीज़ के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद UNO। तो यहाँ पे UNO के साथ कौन सी चीज़ एसोसिएटेड, ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड नहीं है, वो आपको बताना है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है WHO, थर्ड इज एशियन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके डन। तो यहाँ पे जो एशियान है वो सही ऑप्शन है। एशियान जो है वो UNO से नहीं करती है। मैं एक बार आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ। UNO क्या है, UN ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ILO है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। बट जो एशियान है दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये बेसिकली साउथ एशिया के लिए है, तो इसका UN के साथ रिलेशन नहीं है। ये हो गए आज के क्वेश्चन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेस्ट फेल्यूडा। तो इसमें बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दी है वो ये है कि इट यूजिंग कटिंग एज जीन एडिटिंग टूल क्रिस्पर Cas9 सिस्टम। एंड सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया, सॉरी स्टेटमेंट दी गई है द टेस्ट इज लिमिटेड ओनली टू COVID-19 डिजीज। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है A इज 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2। तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।